सिद्धो अपि। हमको वो बनाइए हम्म, को होस्ट रंजन। तो इससे प्रारंभ करेंगे। यहाँ ये कहते हैं कि भ्रांति ज्ञान की सिद्धि कैसे होती है, कि भ्रांति रूप भी ज्ञान होता है। तो वो उसकी सिद्धि होती है विषमवादी प्रवृत्ति से। विषमवादी प्रवृत्ति माने हुआ निष्फल प्रवृत्ति, कि जब हम गंगा जल में जल के ज्ञान से जब प्रवृत्त होते हैं, तो ज्ञान का विषय जो है जल है, और गंगा के समीप जाते हैं तो जल मिल भी जाता है। प्रवृत्ति का विषय जल है, तो ज्ञान का विषय और प्रवृत्ति का विषय एक हो जाता है। तो ये सफल प्रवृत्ति के कारण गंगा में जल का जो ज्ञान है उसे भ्रांति हम नहीं कह सकते। लेकिन सूर्य के किरणों में जल का भ्रम होता है, तो प्रवृत्ति होती है, ज्ञान का विषय वहां पर जल है, और वहां प्रवृत्ति जब होती है तो प्रवृत्ति का विषय उद्देश्य जो है जल, वह उद्देश्य वहां नहीं मिल पाता है, तो वो प्रवृत्ति निष्फल हो जाती है। तो विसंवादी प्रवृत्ति के द्वारा, निष्फल प्रवृत्ति के द्वारा भ्रांति ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। ये तो है, न्याय दर्शन में भी यही बात है, और यहां भी यही बात। किंतु भ्रांति का जो विषय है सुक्ति में, रजत की जो भ्रांति है, तो उसका विषय जो रजत है, वह रजत वहां उत्पन्न होता है वेदांतियों के मत में। तो उसकी उत्पत्ति की जरूरत क्या है, एक अलग सुक्ति में एक अलग रजत की उत्पत्ति मानने की आवश्यकता क्या है। और उस रजत को वो कहते हैं कि प्रातिभाषिक रजत है, प्रतिभास काल में ही होता है, तत्काल ही रहता है, भ्रांति काल में ही रहता है। क्योंकि जो ज्ञाता है उसको रजत का प्रत्यक्ष दूसरे जगह है, तो अन्यत्र जो ज्ञात रजत है उसी रजत को सुक्ति में ज्ञान का विषय हम क्यों न माने, और प्रातिभाषिक रजत की उत्पत्ति हम क्यों स्वीकार करें। क्योंकि न्यायादि दर्शन में और आपके मत में भी, वेदांत के मत में भी, अन्यत्र जो है रजत की सत्ता सिद्ध है, रजत क्लिप्त है। तो क्लिप्त रजत को ही भ्रांति ज्ञान का विषय मानना चाहिए, उसमें अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति सुक्ति में नहीं माननी चाहिए। ये पूर्व पक्ष हुआ वेदांत का। उसी का ये प्रतिपादन करते हैं ननु से लेकर के चेत तक, कि विसंवादी प्रवृत्तिया भ्रांति ज्ञान सिद्धो अपि। निष्फल प्रवृत्ति से भ्रांति ज्ञान की सिद्धि होने पर भी तस्य, माने भ्रांति ज्ञानस्य, उस भ्रांति ज्ञान के
प्रातिभाषिक तत्कालोत्पन्न रजतादि विषयकत्वे न प्रमाणम। प्रातिभाषिक और तत्काल उत्पन्न रजत ही भ्रांति ज्ञान का विषय होता है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। उस भ्रांति ज्ञान के अनिर्वचनीय रजतादि विषयकत्व होने में कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि देशांतरीय रजतस्य, सुक्ति से भिन्न स्थल में देशांतर में जो रजत है, जो क्लिप्त है, दोनों मत में वो सिद्ध है। आपके मत में असत्य है, हमारे मत में सत्य भी है। तो व्यावहारिक सत्ता उसकी भी है, व्यावहारिक रजत की। तो उसी के तद विषयत्व संभवात, माने तस्य भ्रांति ज्ञानस्य विषयत्वस्य संभवात, भ्रांति ज्ञान का विषय वो हो सकता है, भ्रांति ज्ञान की विषयता देशांतरी रजत की हो सकती। इसलिए प्रातिभाषिक रजत को उत्पन्न करना और उसको भ्रांति ज्ञान का विषय बनाना, ये प्रमाणिक प्रामाणिक नहीं है। ये अभिप्राय हुआ इति चेत करके। तो इसका उत्तर देते हैं कि अन्यत्र जो क्लिप्त रजत है वह सुक्ति स्थल में नहीं है। तो जब सुक्ति में अन्यत्र क्लिप्त रजत नहीं है तो चक्षुर इंद्रिय का सन्निकर्ष उसके साथ कैसे होगा? वह तो विषय ही नहीं है। तो इसलिए असन्निकृष्ट होने के कारण, चक्षु से संबद्ध न होने के कारण, देशांतरीय जो सिद्ध रजत है व्यावहारिक, उसमें प्रत्यक्ष विषयत्व नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष विषयत्वस्य अयोगात, प्रत्यक्ष विषयता का संबंध उसमें नहीं। तो तस्य देशांतरीय रजतस्य असन्निकृष्टतया चक्षुषा असंबद्धतया प्रत्यक्ष विषयत्वस्य संबंधः तस्मिन् रजते न भवति, माने उस रजत में देशांतरीय रजत विषय नहीं हो सकता है। तो ये कहते हैं, न्याय पक्ष से फिर एक पूर्व पक्ष रखते हैं कि न्याय में सन्निकर्ष के दो भेद हैं, एक अलौकिक सन्निकर्ष और लौकिक सन्निकर्ष। तो अलौकिक सन्निकर्षों में एक है सामान्य लक्षण सन्निकर्ष। सामान्य लक्षण का अर्थ है सामान्य का ज्ञान। सामान्य माने जाति जो सामान्य है न्याय के मत में, उसका ज्ञान, या एक मत में है ज्ञात जो है सामान्य। तो ज्ञात सामान्य को भी सन्निकर्ष माना जाता है, या सामान्य के ज्ञान को माना जाता है। तो उत्तर पक्ष माने सामान्य के ज्ञान को ही सन्निकर्ष मानते हैं नैयायिक। तो क्यों मानते हैं, इसमें दूसरा अभिप्राय है जो रसगंगाधर में हम पढ़ते हैं कि अनंत व्यभिचार दोष के निवारण के लिए द्वितीय आनंद में सामान्य प्रत्याशक्ति माने सामान्य रूप लक्षण रूप जो सन्निकर्ष माना गया, तो उसका खंडन किया है। तो सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति निराकरणात्, ये रसगंगाधर के अभिधा निरूपण प्रकरण में ये पंक्ति है। तो यहाँ पर ये कहते हैं
कि जैसे महानस में जो धूम व्यक्ति है, उस धूम व्यक्ति की व्याप्ति का ग्रहण होता है वहनी के साथ। तो प्रश्न हुआ कि महानसीय धूम की धूम व्यक्ति का जो संबंध है, माने व्याप्ति जो है वो महानसीय बहनी से है। तो पर्वतीय धूम व्यक्ति से पर्वतीय बहनी व्यक्ति का अनुमान कैसे होगा, क्योंकि पर्वतीय धूम व्यक्ति की पर्वतीय बहनी से जो व्याप्ति है वह व्याप्ति गृहीत नहीं है। तो इसके लिए नैयायिकों ने कहा कि महानसीय धूम में धूमत्व जाती है। धूमत्व है सामान्य, धूमत्व सामान्य है, और बहनी में भी बहनित्व सामान्य है। तो धूमत्व रूप सामान्य ज्ञान, धूमत्व रूप जो सामान्य है उसके ज्ञान रूप, और बहनी में जो बहनित्व रूप सामान्य है उसके ज्ञान रूप जो सन्निकर्ष है, अलौकिक सन्निकर्ष, इस अलौकिक सन्निकर्ष से सारे धूम व्यक्तियों का और सारे बहनी व्यक्तियों का वहां प्रत्यक्ष हो जाता है। तो व्याप्ति जो गृहीत होती है वहां पर, वह धूमत्वावच्छिन्न सारे धूमों की, बहनित्वावच्छिन्न सारे बहनी व्यक्तियों के साथ व्याप्ति का ग्रहण हो जाता है। तो उसके अंदर पर्वतीय धूम और पर्वतीय बहनी जो है, उन दोनों में भी जो जो व्याप्य व्यापक भाव है, अर्थात पर्वतीय धूम की जो व्याप्ति है वो बहनी में पहले से गृहीत है। इसलिए पर्वतीय धूम से पर्वतीय बहनी का अनुमान होता है। तो ये हुआ कि सामान्य लक्षण रूप अलौकिक सन्निकर्ष के कारण सारे व्यक्तियों का प्रत्यक्ष होता है। तो उसी प्रकार से यहां पर ये कहते हैं कि रजत का सुक्ति के स्थल में जो ज्ञान रूप जो सन्निकर्ष है, उस ज्ञान रूप सन्निकर्ष से सुक्ति के स्थल में रजत का प्रत्यक्ष होता है। तो ये पूर्व पक्ष कहते हैं कि न च ज्ञानम तत्र प्रत्यासक्ति ही, कि रजतत्वेन, रजतत्व से उपलक्षित या रजतत्व का जो ज्ञान है वो सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति सन्निकर्ष है, उससे रजत भी वहां प्रत्यक्ष का विषय वो हो जाता है भ्रांति ज्ञान के स्थल में। तो देशांतर दृष्ट जो रजत है वही वहां पर भ्रांति रूप प्रत्यक्षात्मक ज्ञान का विषय बनता है। तो इस पर वेदांतियों का कहना है कि वह जो ज्ञान है वो प्रत्याशक्ति है ही नहीं, वस्तुतः वो सन्निकर्ष उसको मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें दोष है। कारण यह है कि धूमत्वेन यदि कोई व्यक्ति सारे धूम को जान लेता है
और बहनित्वेन सारे बहनी व्यक्तियों का प्रत्यक्ष यदि उसको हो जाता है, तो प्रमेयत्वेन तो सारे पदार्थ का प्रत्यक्ष उसे हो जाएगा। तब तो उसे सर्वज्ञ कहना चाहिए कि इसको सभी पदार्थ का प्रत्यक्ष है। तो किसी भी व्यक्ति में सर्वज्ञता की आपत्ति होने लगेगी कि उसको सर्वज्ञ मानना पड़ेगा, और कोई भी व्यक्ति उसको सर्वज्ञ कहता नहीं है कि धूमत्वेन वो सारे धूम व्यक्तियों को जान लिया। तो दृष्ट से विरुद्ध ये कल्पना है न्याय की। और दूसरी बात है कि पर्वत में धूम दर्शन से बहनी का संदेह होता है, तो साध्य का संदेह होता है। आप कहते हैं कि संदिग्ध अर्थ में ही न्याय की प्रवृत्ति होती है। तब तो आपने धूमत्वेन सारे धूमों की व्याप्ति, सारे बहनित्व से सारे बहनियों के साथ व्याप्ति का ज्ञान आपको जब हो ही गया, तो पर्वत में धूम देखने पर संदेह क्या होगा? आप तो जान ही रहे, संशय की अनुत्पत्ति हो जाएगी, संशय नहीं होगा। तब प्रश्न हुआ, तो आपके मत में, वेदांतियों के मत में अनुमान कैसे होता है? तो कहते हैं कि महानस में जो धूम व्यक्ति है उसका बहनी व्यक्ति से व्याप्य व्यापक भाव का ज्ञान होता है, व्याप्ति का। गोष्ठ में जाते हैं तो गोष्ठ में भी धुआं दिखाई पड़ता है और अग्नि मिलती है। तो दो चार स्थलों में देख करके वो सामान्य रूप से हम कल्पना कर लेते हैं कि धूम जो है बहनी व्याप्य होता है, धूम की बहनी से व्याप्ति है। ये बात हम मान लेते हैं, अनुमान कर लेते हैं ऐसी। और बाद में जब पर्वत में भी धूम दिखाई पड़ता है तो वहां संदेह होता है कि अरे वहां भी धूम व्यक्ति दिखाई पड़ा था, तो वहां बहनी थी, लेकिन ये जो है धूम, ये इस धूम का पर्वत बहनी के साथ संबंध है कि नहीं, क्या है? तो ऐसा संदेह भी बन सकता है। तो इस प्रकार वेदांती लोग भी सर्वज्ञतापत्ति रूप दोष से और सामान्य लक्षणा को मानने पर, प्रत्याशक्ति को मानने पर, संदेह की अनुत्पत्ति मान करके उसको कहते हैं वो सन्निकर्ष ही नहीं है वो। और मूल में ये बताते हैं कि यदि बहनित्वेन आपको सारे बहनी पहले से ही ज्ञात हैं, तो पर्वत में भी बहनित्वेन, बहनित्व रूप सामान्य के ज्ञान से बहनी का प्रत्यक्ष ही हो जाना चाहिए, आपको अनुमिति नहीं होना चाहिए, लेकिन बहनी की अनुमिति आप मानते हैं। तो यही लिखा कि ज्ञानस्य प्रत्यासत्तित्वे, माने ज्ञानस्य सन्निकर्षत्वे, ज्ञान के सन्निकर्ष होने पर, सामान्य ज्ञान के सन्निकर्ष होने पर, ततः एव उससे ही, सामान्य ज्ञान रूप प्रत्याशक्ति से ही, बहन्यादेह प्रत्यक्षत्वापत्तो, बहनी आदि की प्रत्यक्षता आपत्ति होने पर अनुमानादि उच्छेदापत्ति, अनुमान आदि जितने प्रमाण है वो सब का उच्छेद हो जाएगा। अनुमान है, उपमान है, तो कहीं न कहीं मतलब जो है, अब गो का संकेत आप गोत्वे न सारे सारे गो व्यक्तियों में मान लिया, तो गो शब्द से जो है उधर व्यक्ति का जो बोध होगा,
तो उसका भी गोत तो सामान्य से सारे व्यक्तियों का प्रत्यक्ष ही मानना चाहिए। उसी प्रकार उपमान में भी कि एक गो में गो का सादृश्य देखा तो गोत्वेन दूसरे जगह भी ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कहते हैं कि यह नहीं हम मान सकते कि देशांतर में अन्य स्थान में जो है रजत, वह रजत सामान्य ज्ञान रूप प्रत्याशक्ति से प्रत्यक्षतः सुक्ति में भाषित होता है। यही अभिप्राय है पूर्व पक्ष का और उत्तर पक्ष का। तो ये इनके मत में सिद्ध हुआ कि सुक्ति के स्थल में एक रजत उत्पन्न होता है, जो रजत प्रातिभाषिक कहा जाता है। तो आगे वाले अनुच्छेद में पूर्व पक्ष करते हैं कि रजत के उत्पादक अवयव होते हैं। जैसे कपाल जो है अवयव हैं, घट के उत्पादक हैं, उसी प्रकार से रजत के उत्पादक रजत के अवयव हैं। और सुक्ति में जो है सो रजत के उत्पादक रजतावयव नहीं होते हैं। तो रजत की उत्पत्ति कैसे होगी? तो ननु रजतोत्पादका नाम रजतावयवानाम अभावे सुक्तो कथम तवापि रजतम उत्पद्यते। तवापि मने तव वेदांति न है अपि मते। न्याय पक्ष से ये किया जा रहा है कि तुम वेदांती के मत में भी रजत की उत्पत्ति कैसे होगी। तब इसका समाधान देते हैं उच्यते। कहा कि देखिए, लोक में जो सिद्ध होता है कारण, तो लोक सिद्ध जो सामग्री है वह प्रातिभाषिक रजत की उत्पादिका नहीं होती है। लोक सिद्ध अवयव आदि सामग्री कारण लोक सिद्ध ही रजत आदि के उत्पादक होते हैं। यहाँ पर जो सामग्री है वह सामग्री विलक्षण सामग्री है। प्रातिभाषिक रजत की उत्पत्ति का जो कारण है वह अलग कारण है। तो नहीं लोक सिद्ध सामग्री प्रातिभाषिक रजतोत्पादिका किंतु विलक्षणा एवं, वो विलक्षण सामग्री है। तो वो कौन सामग्री है उसका ये सामग्री का निरूपण करते हैं कि सुक्ति में रजत कैसे उत्पन्न होता है। तो यदि नेत्र में दोष रहता है, कीचड़ हो जाते हैं, जैसे सोकर उठते हैं तो काच होता है, तो ये काच कामल आदि दोष हैं। उस दोष से दूषितम लोचनम यस्य, दूषित है जिसका लोचन, तो उस लोचन का पूर्ववर्ती जो द्रव्य है, तो पूर्ववर्ती द्रव्य कौन है? सुक्ति है। तो सुक्ति रूप द्रव्य के साथ संयोग होता है, सन्निकर्ष होता है। तो ईदमाकारा वृत्ति होती है कि इदम, क्योंकि बोध होता है इदम रजतम। तो ईदमाकारा चाकचिक्याकारा की चाकचिक्य आदि होता है, उसके आकार को ग्रहण करने वाली काचित मने कोई अंतःकरण वृत्ति उदित होती है।
और उस अंतःकरण की वृत्ति में तस्यां च वृत्तौ इदम अवच्छिन्नम चैतन्यम प्रतिबिंबते। इदम जो विषय है सुक्ति, उससे सुक्ति से अवच्छिन्न जो चैतन्य है उस वृत्ति में प्रतिबिंबित होता है। तब क्या होता है कि तत्र पूर्वोक्त रीत्या से वृत्ति के सुक्ति स्थल में निर्गमन होने के कारण, तो पूर्वोक्त रीत्या वृत्ते निर्गमनेन चक्षुरिंद्रिय के द्वारा निकलने से इदमवच्छिन्न चैतन्य जो है और वृत्त्यवच्छिन्न जो चैतन्य है और प्रमात्री चैतन्य है, ये तीनों अभिन्न हो जाते हैं वहां पर। माने वहां पर सुक्त्यवच्छिन्न चैतन्य भी है और इदमाकारा वृत्ति हुई, उसके द्वारा वृत्ति से अवच्छिन्न चैतन्य भी वहां है और वृत्ति के द्वारा प्रमात्री चैतन्य भी वहां चला जाता है। और एक तो और बताएंगे और रस चंद्रिका में देखेंगे कि साक्षी चैतन्य है वो भी वहां पर ही रजत देश में चला जाता है। तो ये एक देशस्थ होने के कारण ये अभिन्न हो जाते हैं। तो अभिन्न होने पर क्या होता है अब, तो ये कहते हैं कि ततश्च, उसके बाद जो है वो प्रमात्री चैतन्य से अभिन्न जो होता है विषय चैतन्य। तो प्रमात्री चैतन्य से अभिन्न जो है विषय चैतन्य, तन्निष्ठा माने उस चैतन्य में सुक्तित्व प्रकारिका अविद्या रहती है, माने सुक्तित्व का अज्ञान रहता है। तो प्रमात्री चैतन्य से अभिन्न विषय चैतन्य में सुक्तित्व प्रकारक जो अविद्या है, वह अविद्या ही रजत रूप अर्थाकार में परिणत हो जाती है और वही रजत रूप ज्ञानाभासकार में परिणत हो जाती है। तो इसका उपादान कारण है सुक्ति में जो रजत उत्पन्न हो रहा है प्रातिभाषिक, उसका उपादान कारण हुई अविद्या। कौन अविद्या? अज्ञान। तो सुक्तित्व प्रकारक जो अज्ञान है, जो प्रमात्री चैतन्य से अभिन्न विषय चैतन्य में है, तो सुक्तित्व प्रकारक की अविद्या जो है रजत रूप अर्थाकार में परिणत हो जाती है और उसमें निमित्त कारण जैसे कहिए सहयोगी कौन है? चाकचिक्य आदि धर्म सुक्ति में भी है। तो चाकचिक्य आदि सादृश्य के दर्शन संदर्शन से समुद्बोधित हो जाता है रजत संस्कार और उस रजत संस्कार का के सध्री चीन, सध्री चीन हुआ सह अंचति इति सध्र्यम। तो सध्री चीना मने हुआ कि चाकचिक्य आदि सादृश्य के दर्शन से उद्बुद्ध संस्कार के साथ रहने वाली जो है सुक्तित्व प्रकारक वैसी अविद्या और काच आदि दोष भी आंख में है। तो काच आदि दोषों के साथ भी समन्वित जो है वो अविद्या, वही अविद्या रजत रूप अर्थ के आकार से और रजत
ज्ञानाभास रूप से परिणत हो जाती है। गुरु जी कार्य दोष क्या है? अरे कीचड़ नहीं होता है आंख में, मल नहीं होता है, उजला उजला हो जी जाता जी है। जी जी, गीजड़, गीदड़ भी बोलते हैं जी, गीजड़। हाँ हाँ हाँ। काच कीचड़ कीच कीची ये सब कहते हैं, बहुत जगह भाषा भाषा में है वो। वहां जी अमरकोश, अमरकोश में देखिएगा, जैसे नासा मलम तु पिंजूषम, नाक का मल जो है निकालते हैं हम लोग, नहीं हो जाता है, सर्दी हो जाती है तो वो पिंजूष कहलाता है ना। नासा मलम तु सिंघाणम, सिंघाण कहते हैं उसको। और पिंजूषम कर्णयो मलम, कान का मल पिंजूष है। वेक्स। वहीं, हाँ वहीं वहीं पर काच कीच आदि, ये नेत्र मल के लिए भी शब्द मिलेगा, वो देखिएगा वो कोश में। तो जी कहने का जी मतलब है वो अविद्या ही परिणत हो गई, और रजत जो है उत्पन्न हो गया। तो अविद्या जो हुई सुक्तित्व प्रकारक अविद्या, वो उपादान कारक हुई। और वहां साक्षी चैतन्य है, तो सारे जो है साक्षी चैतन्य में अध्यस्त होते हैं ये। तो साक्षी चैतन्य में ये अध्यस्त मानी जाएगी विवर। तो ऐसे भी परमार्थ दशा में सारा जगत जो है वो अविद्या का परिणाम माना जाता है। और अविद्या के अधिष्ठान और सारे विवर्तों का अधिष्ठान जो है सो चैतन्य ही होता है। तो चैतन्य में, ब्रह्म में ये विवर्त माने कहे जाते हैं। तो ये परिणाम हुआ। अब आगे वाला प्रकरण आएगा तो कल कर सकते हैं, कल भर। कि परिणाम क्या है और विवर्त क्या है ये बताते हैं। ये आप लोग जानते हैं कि परिणाम कहते हैं उपादान कारण की सत्ता के समान सत्ता वाला जो कार्य है, वैसा कार्य होना जो है परिणाम कहलाता है। तो वेदांती तीन सत्ता मानते हैं। पारमार्थिक सत्ता जो जो केवल ब्रह्म की है, व्यावहारिक सत्ता जो जगत की है, और एक है प्रातिभाषिक सत्ता, माने सुक्ति में रजत आदि की सत्ता, सुक्ति मरुमरीचि आदि में रजत आदि की सत्ता। तो वो कहते हैं उपादान की सत्ता जैसी हो, जो हो, वही यदि सत्ता कार्य की हो तो उसको कहते हैं परिणाम। तो उपादान समसत्ताक कार्यापत्ति जो है वो परिणाम कहलाती है। जैसे दूध की सत्ता व्यवहारिक है, और दूध से जो दही बनता है, तो वो दही की सत्ता जो है वो भी व्यवहारिक है, व्यवहार में दही भी सत्य है और वो भी। तो कारण कार्य दोनों की सत्ता, उपादान और उपादेय जो हुआ ये दधि, उनकी सत्ता एक हो गई। तो ये कहा परिणामों नाम उपादान समसत्ताक कार्यापत्ति ही। उपादाने, मैंने ऐसे करेंगे, उपादानस्य सत्तया समासत्ता यस्य तत् कार्यम तस्य कार्यस्य आपत्ति ही। तो उपादान समसत्ताक कार्यापत्ति ही। जैसे मृग नयनी सब में मृग शब्द का वहां नयन शब्द लुप्त होता है, तो मृग नयन नयनी कहेंगे या मृग नयन नयनात्, ऐसे उपादान शब्द सत्ता परक यहाँ लेंगे। और विवर्त जो हो गया वो उपादान विषम सत्ता का कार्यापत्ति ही। कि उपादान की सत्ता दूसरी हो, और ये जो है कार्य की सत्ता दूसरी हो जाए। तो यही देख रहे हैं, ये जो है ये शुक्ति में रजत है,
और उसका उपादान जो है सुक्तित्व का अज्ञान। तो सुक्तित्व का अज्ञान है, उसकी व्यावहारिक सत्ता है। और रजत की सत्ता प्रातिभासिक है कि प्रतिभास काल में ही होती है। रज्जु में सर्प की सत्ता, तो रज्जु की सत्ता जो है व्यावहारिक सत्ता है, और उसमें सर्प की सत्ता जो है वो प्रातिभाषिक है। यही बताए, प्रातिभाषिक रजत जो होता है वो अविद्या की अपेक्षा से परिणाम कहा जाएगा, कि वो अविद्या का परिणाम है। हाँ, प्रातिभाषिक रजत जो है अविद्या की अपेक्षा से परिणाम है, और चैतन्य की अपेक्षा से विवर्त है, क्योंकि चैतन्य जो है उसकी पारमार्थिक सत्ता है, और रजत की सत्ता पारिभाषिक सत्ता है। तो प्रातिभाषिक सत्ता कार्य की हो गई, और विवर्त का अधिष्ठान जो चैतन्य है, वो वो चैतन्य को, ब्रह्म को भी उपादान कारण मानते हैं। तो उपादान का मतलब वहां है सारे विवर्तों का अधिष्ठान होना ही चैतन्य का वो जो है उपादानता है। तो अविद्या का परिणाम है ये, कि अविद्या भी वस्तुतः परमार्थ की दृष्टि से वो प्रातिभाषिक ही होती है ब्रह्म, और उसका परिणाम भी जो रजत है वो भी प्रातिभाषिक ही है। तो अविद्या परिणाम रूपम च तदरजतम अविद्याधिष्ठाने, अविद्या का अधिष्ठान जो है, जो इदमवच्छिन्न चैतन्य है, उस चैतन्य में वो जो है अविद्या का परिणाम रूप रजत होता है। तो चैतन्य हुआ रजत रूप विवर्त का अधिष्ठान। तो सत्ता वहां चैतन्य की अपेक्षा भिन्न हो गई, तो चैतन्य की अपेक्षा लेंगे तो चैतन्य में रजत विवर्त है और अविद्या का परिणाम है। और अंत में कहते हैं कि अस्मन मते सर्वस्यापि कार्यस्य, हमारे मत में जितने कार्य हैं वो कार्य अपने उपादान कारण जो अविद्या है उसी में अधिष्ठित होते हैं, उसी में आश्रित होते हैं। तो कार्यस्य, सर्वस्यापि कार्यस्य सोपादानम या वर्तते अविद्या, तत्र अविद्या क्या है, अविद्याधिष्ठितत्वात् होगा, अविद्याधिष्ठाश्रितत्वात् ये जो है ये ये गलत पाठ है। विद्याधिष्ठाने। हाँ। अधिष्ठा तो हाँ। अविद्याधिष्ठाने। जी गुरु। हम्म। हाँ, तो ये हुआ। अब फिर आगे वो प्रश्न उठाएंगे कि भैया चैतन्य में जब रजत अध्यस्त है, तो चैतन्य का ऐसा होना चाहिए कि अहम रजतम, ये बोध होना चाहिए उसको। लेकिन इदम रजतम कैसे होता है, ये प्रश्न उठाएंगे, और प्रश्न का फिर ये समाधान करेंगे। आगे तो कल के लिए रखें सब। जी गुरु जी। गुरु जी, रस को भी ऐसे ही माना है ना, दोष माना है गुरु जी, जो उत्पन्न हो जाता है अनिर्वचनीय गुरु जी। वहां भी नव्य मत में कहा ना कि भावना विशेष रूप दोष कहा। हाँ, उससे जी जी। ग्राह्य होता है। हाँ, तो वही कहा कि भावना विशेष रूप दोष से स्वत्व का ज्ञान नहीं रहता है, स्वत्व का अज्ञान हो जाता है, कि मैं देवदत्त हूं तो देवदत्तत्व अज्ञान हो गया। जी जी गुरु जी। और वो अज्ञान जो है वही दुष्यंतत्व रूप में परिणत हो जाता है। जैसे कि यहाँ सुक्ति में जो है अविद्या, सुक्तित्व का अज्ञान, वो काच माने काचादि दोष के कारण, जैसे रजत भावना रूप दोष। में। हाँ हाँ, भावना दोष कैसे कहा गुरु जी, भावना हाँ दोष। तो हाँ, तो ये है। तो ये सब यही देखने से फिर रसगंगाधर वाला वो वेदांत वाला प्रकरण लगने लगता है।
जी जी गुरु जी, स्मरण हो जाता है गुरु जी, पढ़ते पढ़ते कि वहां वो बात है गुरु जी, आप पढ़ाए थे। हाँ जी। हाँ। तो ठीक है, आज रखा जाए, कल भर करें।